नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं अंत तक, तो आप सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, बिजनेस इवेंट्स से अवेयर हो जाएंगे एंड यहाँ पे हम सारे आर्टिकल्स का बहुत ही अच्छा एनालिसिस करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे क्योंकि बिजनेस न्यूज़पेपर्स में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखी होती है, तो हर आदमी उसे समझ नहीं पाता एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो बिज़नेस न्यूज़पेपर्स में ही है। तो यहाँ पर शुरुआत से एंड तक आप प्लीज़ फ़ोकस कीजिए एंड हम शुरुआत करेंगे पहले आर्टिकल से, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद है और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। शुरुआत कर रहा हूँ मैं पहले आर्टिकल से। नवरत्न एमटीएनएल इज नाउ एन एनपीए इन एसबीआई बुक्स। एमटीएनएल सबको पता है, ये सारी कंपनी जैसे बीएसएनएल सबको पता होगा, वैसे ही एमटीएनएल काफी फेमस है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, और अभी इसका शेयर करीब 30 रुपए से हमने देखा कि 100 रुपए पहुंच गया था सिर्फ एक हफ्ते में। इतनी जल्दी ये बढ़ा था, तो काफी लोग इसके लिए काफी इंटरेस्टेड भी हो गए थे। तो यहाँ पर एसबीआई ने, हमारे देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक ने क्या किया है, अपने बुक्स में इसे एज अ एनपीए लिख दिया है। एनपीए मतलब ये पैसे तो गए जो एमटीएनएल को दिए गए हैं। महानगर टेलीफोन निगम एमटीएनएल एक नवरत्ना कंपनी है और इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया गया है स्टेट बैंक द्वारा। स्टेट रन टेलीकम्युनिकेशन ने इन्फॉर्म किया एक्सचेंजेस को फ्राइडे को, और इसी महीने पंजाब नेशनल बैंक ने भी डाउनग्रेड कर दिए थे इनके लोन अकाउंट्स को जो एमटीएनएल के थे। एंड यहाँ पे आप देखिए कि कुछ और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिन्होंने डाउनग्रेड किया है इस फर्म को। टोटल एसबीआई के खाते में जो आउटस्टैंडिंग है, लोन है इसका, वो है 325 करोड़ का, करीब करीब 325 करोड़। एंड जो अमाउंट ओवर ड्यू है एज ऑन सितंबर 30 वो है 281.62 करोड़। तो इस अकाउंट को रेगुलराइज करने के लिए जो अमाउंट ड्यू है विद इमीडिएट इफेक्ट इसे पे करना होगा इमीडिएटली। एंड ऐसा इसमें बताया गया कि पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्जेबल होगा अगर आप आउटस्टैंडिंग लोन नहीं पे करते, तो ऑफ कोर्स इस पे पेनल्टीज भी ऐड होते जाती हैं। एमटीएनएल का लेकिन टोटल डेट देखिए कितना है, टोटल उधार इनके ऊपर 30,141 करोड़ का, जिसमें से पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड यूको बैंक। टोटल एक्सपोजर कितना है, 8,000 करोड़ का। अभी अब ये देखिए, ये तो ऐसा हो गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जहां पे जनता का पैसा है, जनता के पैसे से वो चलते हैं, जनता का पैसा दिया गया दूसरी कंपनी को जो जनता के लिए चलती है, वो भी पब्लिक सेक्टर ही है, जनता के पैसे से ही चलती है, एमटीएनएल। एंड उनको पैसा दिया गया, वो उन्होंने भरपाई नहीं कर पाए, तो नुकसान किसका हुआ है यहाँ पे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। तो इवेंचुअली यहाँ पे दोनों साइड से जो लॉस हो रहा है वो देखिए पब्लिक के टैक्स मनी का ही हो रहा है। आप देखिए, एंड तभी लोग चाहते हैं कि प्राइवेटाइज हो जाए ये कंपनीज, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, क्योंकि काफी पुअर परफॉर्मेंस आज तक हिस्टोरिकली देखा गया है। रैम्पेंट आप देखेंगे बिल्कुल, कहीं कहीं पर करप्शन भी बहुत रहा, कहीं पर कोई विजन नहीं रहा, बस चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स काफी रही है। तो कई लोगों का ये मानना है कि बहुत ज़रूरी है कि इन्हें प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए ताकि अपने फुल पोटेंशियल पे चलें। और एक मैं बोलूँगा ओपिनियन लोगों का ये है कि नहीं, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से भी इन्हें चलाया जा सकता है और ये दिवालिया हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास और कंपनीज़ हैं जैसे कि बीएचईएल और बहुत सारे और पीएसयूज़ हैं जो बहुत ही बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों में, दोनों साइड से काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन सुनने को मिलता है हमें लोगों का, एंड काफ़ी ऑपोज़िट ओपिनियन अबाउट दीज़ कंपनीज़। तो एसबीआई ने और क्लैरिफिकेशन मांगी है लैंड मोनेटाइजेशन प्लान पे जो पहले दिया गया था विद ग्रैन्युलर डिटेल्स अलोंग विद ईयर वाइज कैश फ्लोस। तो आते हैं अगले आर्टिकल पे। इंडिया और यूएस ने क्रिटिकल मिनरल के लिए डील साइन की है, एंड ये बहुत जरूरी है। मैं बता दूं कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनमें सबसे आगे आपको एक ही कंट्री मिलेगी, वो है चाइना। एंड चाइना दुनिया से बहुत ही ज्यादा आगे है, आप कह सकते हैं मोनोपोली है इनकी। तो इंडिया और यूएस और यूरोप और दूसरी कंट्रीज जैसे कि, चाहे आप ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज को ले, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को, बहुत जरूरी है कि ये मिलकर कोलैबोरेट करें और बैलेंस करें। एक तरफ चला गया है पूरा पावर, मैं बोलूंगा पूरा जो बैलेंस है वो है चाइना की तरफ। तो इस टाइम पे जो हमारे कंसर्न्स हैं अनसर्टेनिटीज को लेकर, कि हमें इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, जैसे कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए, सोलर मॉड्यूल्स की बात करें तो इसीलिए यूएस के साथ डील साइन की है जहां पे हम लोग एक तो बढ़ाएंगे, एक्सपैंड करेंगे और डाइवर्सिफाई करेंगे क्रिटिकल मिनरल के सप्लाई चेन को। तो हम एक्सपैंड तो करेंगे, सप्लाई और ज्यादा भी होगा पहले से, लेकिन डाइवर्सिफाइड भी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वो भी ऐसी कंट्री पर जिसपे हमें ज्यादा भरोसा नहीं है, इन अ सेंस कि वो हमारे राइवल्स हैं,
कई बार कई हर जगह पे आप देखेंगे तो चाइना और इंडिया काफ़ी सारी चीज़ों पर ओपिनियन बिल्कुल ऑपोज़िट रहता है एंड काफ़ी सारे क्लैशेज़ भी हमारे हुए हैं अभी पिछले 3 से 4 सालों में। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कंट्रीज़ एक साथ मिलके एक फ्रंट खड़ा करें। तो एमओयू साइन किया गया है एंड ये काफ़ी रेज़िलिएंट है अराउंड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसे प्रोक्योर करें। ऐसे सोचिए कि पिछले 50 सालों में जैसे पेट्रोल, डीज़ल जिस कंट्री के पास थी, वो बहुत मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था दूसरी कंट्रीज़ पर। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना वो रह नहीं सकते एंड वैसे ही अब आगे जिन लोगों के पास बैटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेमीकंडक्टर चिप्स हैं और सोलर पावर और पावर एनर्जी में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स या क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो कंट्रीज़ काफ़ी डोमिनेट करने वाली हैं। क्योंकि किसी भी कंट्री को आप देखिए, आप चाहे उसे पूरी दुनिया से कट ऑफ कर दीजिए, अगर उसके पास फूड है और उसके पास एनर्जी है, तो वो आराम से सर्वाइव कर लेगी हज़ारों साल तक। 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए, एक तो फूड और एनर्जी एंड जैसे कि रशिया को हम देखते हैं दुनिया से कट ऑफ रहता है काफ़ी लेकिन इतना रिसोर्सेज़ है उनके पास, इतना सेल्फ सफिशिएंट रहता है वो कि तब भी वो सर्वाइव कर लेता है आफ्टर सो मेनी सैंक्शंस। तो ये सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सीमेंट होगा इंडिया और यूएस का टाइज़ एंड यहाँ पे परसेप्शन ये भी है कि चाइना ग्लोबल सप्लाई में डोमिनेट करना चाहता है क्रिटिकल मिनरल्स में, तो इसको काउंटर करने के लिए भी इस तरीके की चीज़ होना वाज़ इनेविटेबल। चाइना अपैरेंटली चाहता है कि अपने प्रोप्राइटरी राइट्स को वो प्रिज़र्व करे और टेक्नोलॉजी को भी ताकि वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स बना पाए। तो यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स, क्रिटिकल मिनरल्स ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर। आगे ये फ्यूचर है हमारे एनर्जी ट्रांज़िशन के लिए और ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रहने वाला है। तो काफ़ी इससे हमें फ़ायदा हो सकता है। आते हैं अगले आर्टिकल पे जो एक एडिटोरियल है। इंडिया को चाहिए एक यूनिफाइड रिटेल पॉलिसी। आजकल रिटेल के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं कि ई-कॉमर्स कंपनीज़ बड़ा परेशान कर रही हैं छोटे बिज़नेसमैन को। ई-कॉमर्स कंपनीज़ मैं कहूँगा एक नेगेटिव लाइमलाइट में रहती हैं हमेशा, आपने देखा होगा। और जिसको भी देखो अभी पीयूष गोयल जी ने भी बोल दिया था ई-कॉमर्स को लेके कि देखिए ई-कॉमर्स कंपनीज़ इनोवेशन करें और ग्रो करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ डिस्काउंट और प्रेडेटरी प्राइसिंग करके ग्रो करेंगी तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑफ कोर्स किसी चीज़ को लेके ही उन्होंने बोला होगा किसी चीज़ को देख करके, बट थोड़ा-सा विलेनाइज़ कर दिया है हमने ई-कॉमर्स सेक्टर को यानी इतना खराब भी नहीं है। इस आर्टिकल में मुझे लगता है कि ये कहा गया है राइटर द्वारा। तो एक बार राइटर की बात पढ़ते हैं। इंडिया का जो रिटेल सेक्टर है, ये है $850 बिलियन का। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे फॉर्मेट है अलग-अलग। जैसे कोई ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर है, जैसे हमारी गलियों में दुकानें हैं। ऑर्गेनाइज़ रिटेल भी है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और चेन है अलग-अलग, जैसे वी मार्ट से लेके जो दूसरे चेन्स हैं। एक ई-कॉमर्स हो गया, जो हम ऑनलाइन खरीद रहे हैं चीज़ें एप्लीकेशन के थ्रू और फिर है डायरेक्ट सेलिंग। ई-कॉमर्स सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ऑफ कोर्स सबसे नया ई-कॉमर्स ही है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से भी वही ग्रो कर रहा है जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। 25 से 30% ग्रो कर जा रहा है ये हर साल। ऑर्गेनाइज़ रिटेल ग्रो कर रहा है कितना? 15 से 20% जैसे कि हमारे रिलायंस रिटेल के हो गए आउटलेट्स और जियो मार्ट हो गया। जियो मार्ट तो मैं बोलूँगा ई-कॉमर्स में भी आधा शिफ्ट मतलब प्रेज़ेंस है उसकी, बट डिपार्टमेंटल स्टोर्स को आप समझिए एंड डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ है करीब 10 से 15% की। तो ओवरऑल जो हमारा सेक्टर है, रिटेल सेक्टर 12.5% पर एनम की रेट से ग्रो करेगा जो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग तो सिर्फ 1% ही है टोटल रिटेल का, तो अब ये बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, जो काफ़ी पहले ये पॉपुलर हुआ करता था। मैं कहूँगा 20 साल पहले। ई-कॉमर्स यहाँ बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है एंड करीब 80% जो इंडिया का रिटेल मार्केट है ना, उसमें ट्रेडिशनल स्टोर्स हैं हमारे, जो पुराने राशन के दुकान होते थे, 80% जो शेयर है, वो इन्हीं का है, जहाँ नेटवर्क और कैटलॉग मार्केटिंग स्टोर्स हैं और इस तरीके के ट्रेडिशनल स्टोर्स हैं। तो कॉमर्स मिनिस्टर ने रिसेंटली क्रिटिसाइज़ किया कि जो फॉरेन के ई-प्लेयर्स हैं ना, ई-कॉमर्स प्लेयर्स जैसे कि अमेज़न, ये बड़े ही सस्ते दाम पे प्राइस पे चीज़ें बेचने लगते हैं, प्रेडेटरी प्राइसिंग कर लेते हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल के वॉयलेशंस भी ये करते हैं। तो यहाँ पे ये सही नहीं है, ठीक है? एंड कंबाइंड विद द रीसेंट लीक फाइंडिंग्स आई हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, सीसीआई करती क्या है? जैसे आपकी कोई कंपनी है, आप सारे कॉम्पिटिशन को ना कुछ अनएथिकल चीज़ें करके आप परेशान कर रहे हो, ठीक है? उन्हें ग्रो नहीं करने दे रहे हो, अपना डोमिनेशन लेकर आ रहे हो, चीज़ों को उनके कॉस्ट से भी सस्ते दाम पर बेचे जा रहे हो ताकि बाकी कंपनीज़ बंद हो जाएँ। तो ये कॉम्पिटिशन कमीशन यूजुअली इसके अगेंस्ट रहता है, ये वॉच करता है कि कहीं कोई ये सारी चीज़ें तो कर तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन भी हुई एंड एक्सपोज़ हुआ डीप मोरास इन पॉलिसी मेकर्स अप्रोच टू ई-कॉमर्स एंड रिटेल पॉलिसीज़ एंड प्रोसेस।
कंसर्न्स आई प्रेडेटरी प्राइसिंग की। प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होता है कि मान लीजिए ₹10 का प्रोडक्ट है या दूध ही है, ठीक है। आप समझिए आप दूध लेते हैं ₹60 किलो लेट्स से आप लेते हैं या ₹50 किलो हम एग्ज़ाम्पल के लिए सेट कर लेते हैं। अब मेरी कंपनी आई, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मान लीजिए मैं ₹30 पे बेचने लग जाऊँ, सेम 1 लीटर दूध, सेम क्वालिटी, तो कोई भी आपसे दूध नहीं खरीदने वाला फिर, राइट? एंड आपको नुकसान पे ही बेचना पड़ेगा अगर आपको अपना स्टॉक खाली करना है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। 2 दिन रखोगे आप, कितना दिन रखोगे स्टोर करके? तो इससे गवर्नमेंट कहती है कि ये अनफेयर है। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग इंडिया में अनफेयर है, इनका ये कहना है। एंड ये काफ़ी फेमस रहा, प्रेवलेंट रहा जब ऑर्गेनाइज़ रिटेल इंडिया में आया 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी से पहले तो देखिए सिर्फ दुकान ही थे जहाँ से हम लोग खरीदते थे, चाहे साड़ी, कपड़े, राशन सब कुछ ट्रेडिशनल दुकान से खरीदते थे। लेकिन ऑर्गेनाइज़ रिटेल आने लग गया जैसे बिग बाज़ार, वी मार्ट, डी मार्ट, ये सारी चीज़ें 2000 ईस्वी से काफ़ी फेमस होने लग गई। और हमने देखा कि ट्रेडिशनल रिटेल फॉर्मेट भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और ऑर्गेनाइज़ भी ग्रो कर रहा है। और ई-कॉमर्स के साथ भी यही हुआ है। कोई अगर ये कहे कि ई-कॉमर्स की वजह से दूसरों का धंधा बंद हो रहा है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है? सबसे पहले तो आप देखिए कि जितने भी हमारे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, वो सब ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं। चाहे फ़ॉरेन हो या डोमेस्टिक हो, अपने मार्केट रीच को ये बढ़ा पाते हैं। क्योंकि आज क्या है कि आप कहीं भी इंडिया में बैठे-बैठे अच्छा-सा अगर प्रोडक्ट बना दो और आपको लगता है इसकी डिमांड यूरोप में, एस्टोनिया में है, तो आप वहाँ पे भी ई-कॉमर्स के थ्रू उस सामान को बेच सकते हो। ये बहुत बड़ी हेल्प है, राइट? तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत स्पेसिफिक टारगेट्स रखे हैं उन्होंने एक्सपोर्ट्स के लिए और गवर्नमेंट को पता है इसलिए वो ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के लिए यूज़ करना चाहता है। जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, मल्टीपल एमओयूज़। मतलब सितंबर के महीने में भी उन्होंने कुछ साइन किए हैं, जहाँ पे ये एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू। क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट बनाइए, उसको बेचना है, पहुँचाना है, ये सारी ज़िम्मेदारी अगर एक इंसान ले रहा है, एक कंपनी ले रही है, वो भी बहुत कम दाम पे, तो ये बहुत बढ़िया पोटेंशियल दे रहा है हमें कि हमारे ज़िले में कोई चीज़ फ़ेमस है, उसे पूरे देश में ले जाएँ या पूरे दुनिया में ले जाएँ। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यूपी में ये इनिशिएटिव आया है कि हर ज़िला में, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट आना चाहिए जो जिसके लिए वो ज़िला मशहूर है, चलिए। आप ये कह लीजिए, चाहे ट्रेडिशनली जैसे कहीं पे जूट का काम है, कहीं पे साड़ी का, कहीं पे सिल्क का, कहीं पे टेक्सटाइल का, कुछ भी चीज़ हो सकती है, राइट? तो इसमें सपोर्ट चाहिए होगा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स का, क्योंकि छोटे से छोटा बिज़नेस भी ना यूएस से लेके आप देखिए ईस्टर्न यूरोप तक कुछ भी बेच सकता है, जापान भी बेच सकता है। जापान में या चाइना के मार्केट में भी। तो ये काफ़ी बड़ा हेल्प है एंड इससे काफ़ी इमेंस वैल्यू ऐड हो सकता है हमारे इंडस्ट्री में। तो ग्लोबल मार्केट जो हैं यहाँ पे बड़े-बड़े प्रोडक्ट्स चलते हैं, डिमांड बहुत बढ़िया रहता है इंडियन हैंडीक्राफ्ट के लिए। एथनिक वेयर जो है ट्रेडिशनल वेयर, स्पाइसेस हम एक्सपोर्ट करते हैं, ज्वेलरी हो गया इंडियन ज्वेलरी और ऑर्गेनिक फूड भी काफ़ी फेमस है, आजकल काफ़ी चल रहा है, ये भी डिमांड में है। तो काफ़ी एडवांटेज है ई-कॉमर्स से एक एवरेज छोटे मैन्युफैक्चरर को भी जो यूजुअली यहाँ पे आस-पास सामान बेचता होगा अपने शहर में, जो पूरे देश में फेमस हो सकता है और ऐसा हुआ भी है। तो इंडिया के स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ई-कॉमर्स एडॉप्शन और डिलीवरी 100% हो चुका है ऑलमोस्ट। सारे पिन कोड्स पे इंडिया में ऑलमोस्ट अब ई-कॉमर्स कंपनीज़ डिलीवर करती हैं अपने प्रोडक्ट्स और क्लोज़ टू 60% ऑफ ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शन जो है ना, वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ से आ रहे हैं। टियर 1 सिटीज़ कौन-सी हो गई? जैसे हमारी आप देखिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर ये सब जो बड़ी-बड़ी सिटीज़ हैं। बैंगलोर नहीं आता आई थिंक ओवरऑल कॉस्मोपॉलिटन में बट टियर सिटी 1 सिटी ही मानेंगे उसे भी। तो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ और टियर 1 सिटीज़ जो भी हैं, सिर्फ़ 40% ही अकाउंट करती हैं और बाकी छोटे टाउन से 60% डिमांड है ई-कॉमर्स का। आज गाँव-गाँव में आप देखिए तो लोग ई-कॉमर्स का वेबसाइट से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं और महँगे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। फ़ोन तक लोग ऑर्डर कर रहे हैं और फ़ोन काफ़ी एक बड़ा मैं बोलूँगा शेयर होता है एक नॉर्मल इंसान की इनकम का, एक फ़ोन खरीदना। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया अवेलेबिलिटी है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स की एंड जिसकी वजह से रूरल कंज़्यूमर कहीं से भी प्रोडक्ट खरीद पा रहा है और कहीं पे भी वो प्रोडक्ट को बेच भी पा रहा है। तो इंडिया में ई-कॉमर्स काफ़ी तेज़ी से बूम कर रहा है। आप देखिए मेट्रो से लेके रिमोट विलेजेस तक ऑनलाइन शॉपिंग अब लाइफ का पार्ट बन चुका है एंड पॉलिसी मेकर्स को ये बात पता है, ठीक है? एंड इसीलिए पॉलिसी मेकिंग की जब बात करते हैं ई-कॉमर्स के लिए तो यहाँ पे काफ़ी सारे बायस हैं, ठीक है? और ये बायस राइटर का कहना है कि सही नहीं है। काफ़ी सारे इंडियन कंज्यूमर ब्रांड हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं और इनके पास बहुत ही बड़ी ई-कॉमर्स बिज़नेसेज़ है। देखिए इन्होंने फ़ायदा उठाया टाइम का भी, मैं ये कहूँगा। टाइम का सही टाइम पे इन्होंने स्केल किया चीज़ों को इन बिज़नेसेज़ ने एंड आज काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुके हैं। एंड ये कम्पीट कर सकते हैं फॉरेन ब्रांड्स के साथ भी, इतना बढ़िया कर रहे हैं ये। लेकिन अगर हम जो पॉलिसीज़ इसीलिए हम बनाएँगे अगर अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आते हैं, तो इससे एक इन्हेरेंट आर्बिट्राज क्रिएट होता है ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे एंड जो एक तो ओरिजिनल कैपिटल पे बेस्ड है, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि
2 तरीके की चीज़ें हैं ट्रीटमेंट है इंडिया में। अब जितने भी ई-कॉमर्स प्लेयर्स हैं चाहे या फिर आप कोई भी प्लेयर्स ले लीजिए मैं बोलूँगा ऑर्गेनाइज़्ड रिटेल भी, एक हो गया फॉरेन एक हो गया हमारा इंडियन। तो राइटर यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि आप ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स की अगर बात करते हैं, तो जो ओरिजिन ऑफ कैपिटल पे अगर आप इतना फ़ोकस करेंगे कि पैसा कहाँ से आया ये फ़ॉरेन का है या इंडिया का है, ये अननेसेसरी है और अनफ़ेयर है। अमेज़न भी उतनी ही मदद कर रहा है इंडियन स्मॉल रिटेल की और गाँव में लोगों की कि वो बेच पाएँ प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली, जितना फ्लिपकार्ट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो और फ्लिपकार्ट भी ख़ैर अभी तो आप देखेंगे कि वहाँ बाहर का ही इसमें बाहर की कंपनी वॉलमार्ट ही ओन करती है उसे। बट इन जनरल सेंस ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की कंपनीज़ अगर काम कर रही हैं, तो वो प्रेडेटरी ही है या अनफेयर वही वही कर रही है तो वो अनफेयर है। अगर इंडियन कंपनी भी प्रेडेटरी प्राइसिंग करती है तो वो अनफेयर है। इंडियन कंपनी भी आती है और अगर बिल्कुल कॉस्ट से कम पे सामान बेचने लगती है, हमारे डोमेस्टिक छोटे जो प्लेयर्स हैं उनको खत्म कर देती है तो वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पे इस पॉलिसी मेकिंग के अराउंड हमें काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? एंड एक यूनिफाइड रिटेल पॉलिसी आना चाहिए इंस्टेड ऑफ पीसमील पॉलिसी अराउंड ई-कॉमर्स। एक पूरे रिटेल के लिए एक पॉलिसी आना चाहिए, राइटर का ये कहना है ताकि हम और बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाएँ एंड थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच फॉलो करें पॉलिसी मेकिंग में। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वॉर के बारे में। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस है वॉर को लेके, मैं परेशान हो गया यूट्यूब पे वीडियोज़ देख-देख के कि कब न्यूक्लियर अटैक हो जाए, कब क्या हो जाए, समझ में नहीं आ रहा है। बट मैं आपको बता दूँ, स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले 1 हफ्ते में निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे आ चुकी है। सेंसेक्स भी बहुत नीचे आ चुका है। लोगों का जो अभी पोर्टफोलियो है, कई लोगों का रेड भी हो गया है, लॉस में भी हो गया है। लेकिन आप देखिए बहुत बढ़िया आर्टिकल मैंने इसलिए चूज़ किया कि वॉर के वक़्त आज तक जितने भी लोगों ने पैसा लगाया है ना, वॉर या कॉन्फ्लिक्ट के वक़्त, वो सबसे बेस्ट टाइम रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, सबसे बेस्ट टाइम। तो जो शार्प करेक्शन आता है मार्केट में, इसको क्रैश तो बोलेंगे ही नहीं पहले तो, मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, करेक्शन आता है। ये बहुत ही बढ़िया टाइम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ सस्ते दाम पे हमें बड़ी कंपनीज़ मिल जाती हैं, अच्छी कंपनीज़ मिल जाती हैं। तो जो लोअर वैल्यूएशन है, ये आते हैं जब मार्केट नीचे आए और फेवरेबल एंट्री पॉइंट होती है यहाँ पे, बढ़िया एंट्री पॉइंट होती है। तो इन्वेस्टर्स को इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि भाई मार्केट नीचे आया तो बेच दिया, ऊपर गया फिर खरीद लिया, फिर वो नीचे ही आ जाएगा और आप फँस जाओगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो ऐसे टाइम पे सबसे बढ़िया टाइम है ये, अच्छी-अच्छी कंपनीज़ पिक करो कैश फ्लो वाली। आपको लग रहा है कि अगले 20 साल तक ये कंपनी रहेगी, चाहे कोई वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप बिल्कुल उसे चूज़ करो और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से भी एक बार आप कंसल्ट करो। लेकिन हम आपको क्योंकि कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं कि आपको कौन-सी कंपनी में निवेश करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना या वॉर जैसी सिचुएशन हुई है, तो पहले दिन मार्केट कितना गिरा है? देखिए कारगिल वॉर में 2-2% गिर गया। इराक यूएस वॉर में तो पॉजिटिव थे हम, ठीक है। अज़रबैजान, आर्मीनिया में हम पॉजिटिव थे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे ऑलमोस्ट 5% का ड्रॉप आया, ये मैं सिंगल डे, 1 डे बता रहा हूँ। और इज़राइल हमास से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। 1 हफ्ते की अगर बात करें तो कारगिल वॉर पे हम लोग 1% नेगेटिव थे। यूएस में, इराक में पॉजिटिव थे, इसमें या तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और रशिया यूक्रेन में भी 1.5% पॉजिटिव, इज़राइल हमास में भी पॉजिटिव। अगर 3 महीने की मैं बात करूँ, जिसने भी निवेश किया होगा कारगिल वॉर के टाइम पे, तो 3 महीने में आप ये देखिए, करीब-करीब 22-23% उनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव हो गया। यूएस इराक वॉर के टाइम पे तो 11% 9% पॉजिटिव हो गया। अज़रबैजान, अर्मीनिया के वक़्त 25 से प 25-25% पॉजिटिव हो गया। रशिया यूक्रेन वॉर में भी 3 महीने में हम पूरा रिकवर कर गए। मात्र 0.8% एंड 0.76% एंड इज़राइल हमास के टाइम पे 8% और 9.5% रिकवरी आ गई हमारे इंडिसेस में। तो जिन्होंने भी ये जो डे 1 था ड्रॉप का यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोचा, यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग दिखाया, उनमें बहुत बढ़िया रिटर्न मिला है। तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। बात करता हूँ मैं एचडीएफसी बैंक की और मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ अचानक से सिर्फ एचडीएफसी बैंक को। ये बड़ा ज़रूरी है और चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, नहीं करते हो, लेकिन आप सबको जानना ज़रूरी है कि इंडिया में प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स सब ना बड़े परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए, बैंक्स कैसे फंक्शन करती है कि आप पैसा डिपॉज़िट कर रहे हो मान लो 10 लाख। मेरे जितने व्यूअर्स हैं सबने मान लो 10-10 लाख रुपए डिपॉज़िट कर दिए बैंक में। तो ऐसा है कि बैंक उसी से क्या करती है या फिर आप एफडी करते हो, राइट? एफडी कर दिया आपने, बैंक उसी पैसे से क्या करती है, लोगों को लोन देती है और उस लोन पे लेट्स से 12% 13% जो भी कमाती है और उसका इंटरेस्ट हमें देती है सेविंग्स अकाउंट में तो हमें कितने मिलते हैं 2% इंटरेस्ट मिलते हैं 2.5% और या 1% एंड एफडी पे हमें मिल जाते हैं मान लीजिए 6 साढ़े 6 7% वो हमें दे देती है। लेकिन अब सोचिए अगर आप डिपॉज़िट ही करना बंद कर दें पैसा बैंक में, तो बैंक लोन कैसे देगी? दे सकती है, बैंक को दूसरे सोर्सेज़ से पैसा रेज़ करना होगा, जैसे बॉन्ड इश्यू करना और इस तरीके से। अब वो
प्रॉब्लम ये है कि वो इतने कम इंटरेस्ट पे नहीं होगा। जैसे सेविंग्स में बैंक हमें सिर्फ 2 ढाई % इंटरेस्ट रेट दे रही है। इतने कम इंटरेस्ट रेट पे बैंकों पे कभी फंड नहीं मिल सकता। एफडी पे 6% पे दे रही है, तो उतना भी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे और जितने भी प्राइवेट से पब्लिक बैंक थे, सबके साथ ये प्रॉब्लम था कि इनके डिपॉज़िट ही कम हो गए। तो लोन की डिमांड तो बहुत अच्छी है, लोन तो लोग माँग रहे हैं इनसे, लेकिन पैसा डिपॉज़िट नहीं हो रहा बैंक्स में, बड़ा कम हो गया पहले से एंड ये काफ़ी चिंतित थे इस बात से। लेकिन यहाँ पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक जो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, इन्होंने करीब 1.2 ट्रिलियन रुपी मोबिलाइज़ कर दिया है डिपॉज़िट्स में। क्वार्टर एंडेड सितंबर 2024 बैंक के एक्सचेंज फाइलिंग से ही पता चला है फ्राइडे को और इनका जो क्वार्टरली अपडेट आया है इसमें डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रही है और क्रेडिट ग्रोथ से ज़्यादा रही है। मतलब जितने लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, वो ग्रोथ ज़्यादा है जितने लोग लोन ले रहे हैं उससे और ऐसा होना भी चाहिए। तो डिपॉजिट ग्रोथ करीब 5.1% से ग्रो हुआ है। जो एडवांसेस हैं वो 1.3% से है। अब मुझे एक चीज़ में डाउट है बस क्योंकि पुराना क्वार्टर का डेटा देखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिपॉजिट ग्रोथ तो उतना ही है जितना पहले था, बस आपने एडवांस को 1% पे ले आए ताकि डिपॉजिट बहुत बढ़िया दिखे। तो ये भी हमें यहाँ पे क्रिटिकली सोचना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो डेटा है क्या वो सही है। तो बैंक का जो डिपॉजिट बेस है क्वार्टर 2 के एफवाई 25 में ये 25 ट्रिलियन रुपए पे था, अब 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड जो ग्रॉस एडवांसेस हैं ये है 25.19 ट्रिलियन, अप 7%। तो एचडीएफसी बैंक ने डिपॉजिट ग्रोथ दिखाया है जो एस्टिमेट से ज्यादा है। एनालिस्ट का ये कहना है 5% का ग्रोथ है एंड 1.2 ट्रिलियन रुपए का यहाँ डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिला है एचडीएफसी में। ये कहना है मैक्वायरी रिसर्च का एक रिपोर्ट में। तो अगर एक इंसान अज्यूम कर रहा है कि 1.2 ट्रिलियन डिपॉजिट जो है क्वार्टर 3 में आया है फॉलोड बाय 1.6 ट्रिलियन क्वार्टर 4, तो करीब-करीब 17% का ईयर ऑन ईयर डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पे होगा जो बहुत ही बढ़िया आउटकम है एचडीएफसी बैंक के लिए क्योंकि ये तो 11% ही मान रहे थे लेकिन 17% तक के अब एस्टिमेट आ चुके हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने अर्लियर कहा था कि जो एडवांसेस हैं वो थोड़ा उसे लोअर पेस पे लेकर जाएगा डिपॉजिट से ताकि वो बैलेंस कर पाए डिपॉजिट और क्रेडिट के रेशियो को। तो रिसेंट जो मैक्वारी रिसर्च रिपोर्ट आई थी उसने इंडिकेट भी किया था कि एचडीएफसी बैंक का जो एलडीआर है वो 103.5% हो गया 110% से। मतलब कि जो सिक्योरिटाइजेशन है, ठीक है? देखिए यहाँ पे बैंक ऊपर ही लिखा है क्वार्टर 2 में एफआई 25 में बैंक ने सिक्योरिटाइज किया था 19,200 करोड़ ऑफ लोन्स एज स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव ताकि ये अपने हाई एलडीआर को नीचे ला सके। हाई एलडीआर मतलब लोन टू डिपॉजिट रेशियो, लोन टू डिपॉजिट। आपको लोन आप दे रहे हो लेट्स से 10 रुपए का और डिपॉजिट आपके पास सिर्फ 5 रुपए आ रही है, तो कितनी दिक्कत है, राइट? आप आगे लोन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आप डिमांड को सस्टेन नहीं कर पाओगे जितनी आपके पास डिमांड है 10 रुपए की। तो अब ये जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है, ये बेहतर होते जा रहा है। पहले 110% था, अब 103.5% ही आ गया है, जो काफ़ी बढ़िया है। आते हैं लास्ट आर्टिकल पे, मार्केट सफर वर्स्ट वीक इन 2 इयर्स। पिछले 2 साल में सबसे बुरा वीक मैं बोलूँगा जो 7 दिन थे, वो पास्ट वीक था इंडियन मार्केट्स के लिए। यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला हमें काफ़ी, वर्स्ट वीकली परफॉर्मेंस था ये पिछले 2 साल में एंड काफ़ी सारे इसके रीज़न बताए जा रहे हैं। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो अब रिस्क काफ़ी उन्हें लग रहा है ऑयल प्राइसेज़ में। ऑयल के दाम अगर बढ़ गए तो येस ये प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि हम 2 साल तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑयल के दाम 70 से 75 या 80 रहेंगे मैक्स, $80 पर बैरल। लेकिन मिडल ईस्ट में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा एंड इससे काफ़ी बड़े मैं बोलूँगा कुछ कैस्केडिंग इफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा पैसा इंडिया से निकाल दिया एंड इन्वेस्ट किया अच्छा खासा पैसा इन्होंने चाइना में जहां वैल्यूएशन बड़े अट्रैक्टिव है। चाइना का स्टॉक मार्केट बहुत ही कम दाम पे चल रहा है इस वक्त। सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में से एक था। अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स को देखेंगे, चाइना का मार्केट जो एक हफ्ते में 20% बढ़ गया। तो निफ्टी में यहाँ ड्रॉप देखने को मिला जिसका रीजन बताया जा रहा है सबसे पहले मिडल ईस्ट में जो टेंशन है, वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम है, इजराइल, ईरान और हमास को लेकर के। इसके अलावा चाइना जो बहुत बढ़िया कर रहा है और बहुत सस्ते दाम पर है, वहां पे इंटरेस्ट काफी ज्यादा है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।